नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात महिला सुरक्षा के नाम पर किए गए आवंटित निर्भया फंड के बेजा इस्तेमाल की। महाराष्ट्र से खबर आई है कि शिंदे सरकार द्वारा निर्भया फंड के पैसे का प्रयोग विधायकों की सुरक्षा के लिए गाड़ी खरीद के किया गया। ये कदम इस सोच को दिखाता है कि सरकारें महिला सुरक्षा के नाम पर कितनी गंभीर हैं। जहां बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, यौन उत्पीड़न के मामले पुलिस स्टेशन और कचहरियों में लटके रहते हैं, उनमें कुछ गति लाने की बजाय नेताओं की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाने का क्या औचित्य है। चिंता इस बात की है कि 1000 करोड़ रुपए का ये फंड कई बार बिना प्रयोग के भी पड़ा रहता है। सवाल ये भी है कि महिला सुरक्षा के तमाम वादों के बाद भी बलात्कार, यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के थामने की दिशा में फंड का प्रयोग नहीं होता है। बहरहाल, पहले इस मामले पर महाराष्ट्र से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन इसके लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, वे निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के नाम पर खरीदी गई थी। पिछले 5 महीने में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी गिनती तो कल भी हमने दी है, मगर ये बहुत ही महिलाओं के प्रति आप एक तो उनको आप न्याय नहीं दिला रहे हो, और उनको जो अधिकार है निर्भया स्क्वाड का, वो भी आप उनसे छीन कर लेके जा रहे हो। और किसके लिए? ये जो बागी आमदार है उनके लिए। ये सरासर नाइंसाफी है। और सरकार को, ये गृह मंत्री को मैं अपील करती हूँ कि सारे व्हीकल्स जो इन 40 आमदारों के लिए दिए हैं महाराष्ट्र में, जो बागी आमदार है, वो त्वरित वो व्हीकल्स पुलिस फोर्स में वापस कर दें। एक तो निर्भया फंड की जो यूज है वो उसके यूज पे नहीं डाल गया होता है। फिर दूसरा जो अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उसको एक्चुअली टारगेट करने के बिना ये कर रहे हैं, गाड़ियां उनको दे रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड शेमफुल एंड वी कंडेम इट। महिला सुरक्षितता हो या नागरिक सुरक्षितता हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच ये ईडी सरकार कर रही है, और ये जो फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी तब बनाया था, हर राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज़ कर सके। और जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है, वो बहुत एक गंभीर बात है। और जिस तरह से कल भी एक महिला का ऐसे ही उसके साथ व्यवहार किया गया, उसमें उसके बच्चा भी खो दिया है, इसके पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय पे के दरवाजे पे जाके रुकती है। 2013 में केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड की शुरुआत की गई। इस फंड के जरिए राज्यों को पैसा दिए जाने लगा, जिससे महिला सुरक्षा के लिए वो उपकरणों को खरीद सके। इसी फंड से गाड़ियां खरीदी गई जो दिन रात महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन अब इन गाड़ियों को विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाया गया। हाल ही में मुंबई में एक कोरियन व्लॉगर से की गई छेड़छाड़ या ऑटो रिक्शा से कूदी महिला की तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने लगा। ऐसे में इन गाड़ियों के अलग इस्तेमाल पर जहां सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं महिला बाल विकास मंत्री इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आंदोलन करने का उनका अधिकार है। वो पहले ये बता दें कि निर्भया फंड तो कितने समय से उनके 2.5 साल में निर्भया फंड नहीं था क्या? उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करा, पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र की नई सरकार में कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। और ऐसे में अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किए जाने की बात सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार की फिर से किरकिरी हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है सीमा समृद्धि, वरिष्ठ वकील हैं। सीमा, ये बहुत ही चिंताजनक खबर है जो महाराष्ट्र से आई है। हाल ही में हमने देखा श्रद्धा वालकर मामले में भी आपके उनके परिवार ने आप पर भरोसा जताया है, आपको बुलाया वकील के तौर पर। ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि महाराष्ट्र महिलाओं के जो अपराध हैं, 3 जो अपराध हैं, उसमें सबसे ऊपर श्रेणी में है। किस तरह से देख रही हैं आप
कि गाड़ियां खरीदी जाती हैं लेकिन विधायकों की सुरक्षा में लगा दी जाती हैं, जबकि इतने मामले, अपराध के मामले महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं? जी मैम, देखिए आफ्टर निर्भया केस 2013 में निर्भया फंड बना, जिसमें फर्स्ट टाइम उसमें करीब 1000 करोड़ रुपीस निर्भया फंड के रूप में उसको यूज करना था सखी वन स्टॉप सेंटर बनाने की भारत के सभी जिलों में, जिससे महिलाओं को अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या रेप पीड़ता है तो वहां पर उसको कुछ फैसिलिटी दी जाए, उसको रखा जाए। जिन फीमेल को घर से निकाल दिया गया उन फीमेल को उनके बच्चों के साथ रहने का राइट हो। ये सब पर्पज था निर्भया फंड का, और विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी पर खर्च किया जाए। लेकिन जिस तरीके का मैं न्यूज देख रही हूँ मैम, क्योंकि 2013 के बाद भी 14-15 तक एक भी निर्भया फंड का पैसा कहीं यूज नहीं किया गया विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद अगर वन स्टॉप सेंटर भी बनाए गए मैम, तो वो 200 विमेन वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, जिसमें न तो फैसिलिटी दी गई है, कोई विमेन वहां पर जाकर के नहीं रह सकती अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर स्टाफ नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो उन गाड़ियों का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। मैम सोचिए कि एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तो फीमेल के लिए नहीं है, लेकिन अगर उनके लिए पर्टिकुलर फंड भी बना उसका भी यूज नहीं किया जा रहा। तो मैम इसी वजह से बहुत सारे कारण हैं कि अगर लिटिगेशन की बात की जाए तो फीमेल के पास पैसे नहीं है मुकदमे लड़ने के लिए, तो क्यों नहीं निर्भया फंड का वहां पर इस्तेमाल किया गया। अगर विमेन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है वो 2 साल तक अपने पति से मेंटेनेंस मांगती हैं, उनके बच्चों की स्कूलिंग प्रभावित होती है, उनके पूरी लाइफ वो बीमार हो जाती है, उनके पास लिटिगेशन फी नहीं होती, तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। बिल्कुल। तो सीमा आपका यूज किया जाता तो शायद आपका आंकलन अभी हमने देखा छावला रेप केस में था, जो परिवार है लड़की का, वो कितने गरीब परिवार से आते हैं, उनकी मदद हो सकती थी, या तमाम जो एक ही प्रक्रिया जो मुश्किल है बार बार अदालत जाने की, उसमें महिलाओं को उसके लिए राह आसान बनाई जा सकती थी। आपका क्या आंकलन है तमाम राज्यों में, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो यूज नहीं, फंड को इस्तेमाल ही नहीं करते। अब आपने देखा महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता जो नेता है सत्ता पक्ष के, वो कह रहे थे 2.5 साल से तो आपने यूज नहीं किया, लेकिन ये तो शर्मनाक बातें हैं ना। ये इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप विधायकों के लिए लगा दे वो गाड़ियां। तो आपका क्या आंकलन है, इस फंड का इस्तेमाल किस राज्य में हुआ या क्या नहीं हुआ, क्या कुछ है आपके पास जानकारी? मैम सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राज्य ने निर्भया फंड का यूज प्रॉपर फीमेल के लिए नहीं किया, और जब यूज किया गया तो हम सबके सामने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आंकड़ा आ गया। अगर 2.5 साल से सपोज दैट वो गाड़ियां नहीं यूज की गई थी, तो अभी भी बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जिनके पास कन्वेंस के पैसे नहीं है, वो लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए अपनी ड्यूटी करने जाती, तो क्यों ना उन फीमेल के लिए उन गाड़ियों को लगा दिया जाता। या जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जो भी फीमेल कोर्ट हियरिंग में जा रही हैं, उनके लिए वो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता। या जो निर्भया फंड का पैसा है मैम, बिल्कुल एक फीमेल जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास आर्थिक सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है, एजुकेशनली उसको बहुत सारे चीजों में उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, नौकरी नहीं करे। अगर निर्भया फंड का प्रॉपर यूज हो जाता, डेफिनेटली मैं सारे राज्यों की बात कर रही हूँ, इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मैं बात कर रही हूँ मैम, कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मेरे पास ऐसे सैकड़ों मैटर है जिसमें फीमेल कहती है मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा मुकदमा फ्री में लड़ दो। मैम मेरे पास भी अपनी एक टीम है, उस टीम को मुझे पे करना है। वो फीमेल जो है अगर मुझे फीस नहीं देगी, मैं कैसे उसके लिए फाइट कर पाऊंगी। हर चीज में पैसा लग रहा है। एक वेस्ट बंगाल की फीमेल है, एक बिहार की है, एक केरल की है। इनको क्या स्टेट गवर्नमेंट निर्भया फंड का यूज करके या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है जिसके लिए जस्टिस इनके लिए इजी हो जाए। तो अभी तक जो मिसयूज है वो एक तरीके से मैं कहूंगी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, वो सामने आया है, लेकिन अभी तक तो पैसे भी इस्तेमाल नहीं किए गए इसके। दिल्ली महिला आयोग ने कुछ पैसे मांगे थे लोगों से कि मुझे सपोर्ट किया जाए, जिससे मैं फीमेल के लिए एक पंचायत करके कार्यक्रम चलाया, जो कि मैं कहूंगी कि दिल्ली में वो थोड़ा बहुत सफल भी रहा। लेकिन मैम अगर इस पैसे का प्रॉपर वे में इस्तेमाल किया जाता तो शायद और भी दशा ठीक होती। श्रद्धा जैसे मैटर या बहुत सारी सेफ्टी सिक्योरिटी फीमेल की है,
उन जैसे क्राइम्स नहीं होते और फीमेल को आसान होता मुकदमा लड़ना। बिल्कुल सीमा, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुखद स्थिति है, लेकिन इस मसले को बार बार सामना रखना भी जरूरी है कि हमारी जो राज्य सरकारें हैं, हमारी केंद्र सरकारें निर्भया फंड को लेकर वाकई में गंभीर हो और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम जो वादे किए जाते हैं उनको जमीन पर हम उतार पाएं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। यहाँ से क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, एक महिला कांस्टेबल की हम बात अब करना चाह रहे हैं। किस तरह से एक खास ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एक अंडर कवर कॉप की कहानी है। जुलाई में इंदौर पुलिस को राज्य के सबसे बड़े एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गुमनाम शिकायत मिली थी। पुलिस ने भी इस शिकायत का पर्दाफाश पूरे फिल्मी अंदाज में किया। जीन्स टॉप और बैग टांगे 24 साल के अंडरकवर कॉप शालिनी चौहान 3 महीने से ज्यादा रोज कॉलेज कैंटीन में बैठी रहती थी, दोस्त बनाती थी, कैंटीन में चर्चा करती थी। आखिर इस ब्लाइंड रैगिंग केस में उन्होंने अपनी टीम के साथ सबूत जुटाए, जिसके आधार पर 11 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 11 आरोपी छात्रों में से 9 मध्य प्रदेश के, एक बंगाल बिहार के हैं। कॉलेज प्रशासन ने सभी को सस्पेंड कर दिया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बात किया, ये सुन लेते हैं क्या कहना है इन महिला कॉप का। मेरे लिए एक नई चीज़ थी ये। हमारे जो ऑफिसर्स थे उनके निर्देशानुसार मैं स्टूडेंट बन के जाती थी वहाँ पर और फ्रेंडशिप करती थी और कुछ अपनी बातें बताती थी और उनसे भी कुछ बातें रैगिंग की करती थी मैं। तो उस हिसाब से धीरे धीरे फिर उन्होंने नाम बताए कुछ लोगों के और फिर मैं सारी अपने सीनियर्स को आकर बताती थी। तो जब आप जाती थी वहाँ पर तो बच्चे तो एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई नया चेहरा आपका जैसे देखते हैं तो वो सवाल नहीं पूछते थे आपसे? सवाल पूछते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा देती थी बात को और अपने में वो हो जाती थी थोड़ा सा कि तो उन्हें इतना कोई पता नहीं पड़ता था। कैंटीन में सभी तरह के लोग रहते थे। जब भी ये क्वेश्चन 1-2 बार हुआ है तो मैं बात को घुमा देती थी। तैयारी कैसे की आपने? मतलब एक पुलिस की अलग दिनचर्या होती है और ऐसे में कॉलेज में जाकर के बैठना और समझना उनसे। पूरे बैग में किताब कॉपी सब रखकर और सिविल ड्रेस पहनकर जाती थी, वाइट कलर का ब्लेजर, मुंह पर मास्क, पूरा स्टूडेंट के गेटअप में जाती। कैसे उन छात्रों से मिलती कैसे थी, उनको अप्रोच कैसे करती थी, कैसे मतलब पता लगाना था आपको कि कौन कौन से छात्र हैं? जी हमारे जो तो अगर आप पहले दिन से पूरा घटनाक्रम बता पाएं। उनसे धीरे धीरे बातचीत करती थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अपनी भी बातें बतानी पड़ती है तब जाके लोग अपने से घुलते मिलते हैं। तो वैसे मैंने उनसे भी बातें निकलवाई धीरे धीरे करके, तो वैसे बताया। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात राजनीति की करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 की लड़ाई में बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का मेन फ्रंट होगा और नीतीश की इस पहल का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने भी स्वागत किया है। पटना में जेडीयू का खुला अधिवेशन। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई का बिगुल एक बार फिर फूका। कहा कि विपक्ष का गठबंधन कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा बल्कि मुख्य मोर्चा होगा। अरे कौन रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बदलाव मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या है? लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना है। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल चुके हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, टीआरएस के केसीआर और आप के अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं से मिलकर इस कोशिश में लगे हैं कि 2024 में बीजेपी के मुकाबले विपक्ष एकजुट हो। अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही। यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती दौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री,
केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। जाहिर है बीजेपी को नीतीश की एक कोशिश रास नहीं आ रही है। भाजपा ने 17 साल उनके साथ गठबंधन धर्म का पालन किया है, वह हमेशा धोखा दिए, चाहे वह 13 का समय हो तो भी धोखा दिया और 22 में भी उन्होंने धोखा दिया, भाजपा ने धोखा नहीं दिया। नीतीश जी हर पार्टी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अभी अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सभी ने नहीं माना तो कल को वह फिर पलटी मार देंगे और कहेंगे कि कुढ़नी में राजद ने पूरी क्षमता से हमको हराया। विपक्ष के साझा मोर्चे की कोशिश में हालांकि नीतीश अकेले नहीं है, ममता बनर्जी और केसीआर पहले भी एक कोशिश करते रहे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए एक गठबंधन जरूरी है, यह एहसास सबको है, पर दो सवाल इस एहसास के सामने है। पहला, गठबंधन का नेता कौन होगा? दूसरा, गठबंधन का कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता होगा? क्योंकि नीतीश जिस पहले मोर्चे की बात कर रहे हैं वो यूपीए के रूप में पहले से मौजूद है। बहरहाल नीतीश की इस पहल पर सबकी नजर होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। बाद में उन्होंने फौरन सफाई भी दी और कहा कि वो प्रधानमंत्री को सियासत में हराने की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। वहीं गृहमंत्री ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। 11 दिसंबर को पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने ये विवादित बयान दिया। उसी वक्त और अगले दिन सफाई भी दी, लेकिन तब तक बीजेपी ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया। पटेरिया पर आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 506 के तहत मामला दर्ज हो गया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ। इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। प्रधानमंत्री के बारे में बोलकर राजा पटेरिया अपने भाषण में फौरन संभल जाते हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन सियासत में तोल मोल के बोलना बहुत जरूरी होता है, खास करके तब जब अगला साल चुनावी हो। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और बात गुजरात की। भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ले ली है। उनके साथ
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्रियों ने शपथ ली है। 8 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इनमें कनुभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, मुलुभाई बेरा, कुंवर जी बाबरिया, मनुबेन बाबरिया और कुंवर डिडोर हैं, जबकि 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, हर्ष सिंघवी और जगदीश विश्वकर्मा हैं, और 6 राज्य मंत्री मुकेश पटेल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बचूभाई खबर, प्रफुल्ल पनसेरिया, भीखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति हैं। बात राजस्थान की है। राजस्थान के कोटा में आज एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। 3 अलग अलग मामलों में 3 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। इनमें से 2 बिहार के बच्चे हैं, एक मध्य प्रदेश का है। इनमें से 2 ने जहर खा लिया है और एक ने फांसी का फंदा लगा लिया है। तीनों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बच्चों के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है इस पर और सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी पहले आइए सुनते हैं क्या कहना है। वहां पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं और फिर अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास चलेंगे। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बालक हैं, बच्चे, जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रूम पर लेकर आए हैं, जिसकी कार्रवाई जारी है। दोनों पढ़ रहे थे सर? दोनों विद्यार्थी हैं। हाँ, कोचिंग छात्र हैं। एक ही हॉस्टल के हैं दोनों? एक ही पीजी हॉस्टल में रहते हैं दोनों। पिछले बार परसों रात में। कल पूरे दिन? कल पूरे दिन देखे थे, मतलब मिले नहीं, मतलब सामने देखा था आपने? हाँ दोनों को? हाँ। बहुत ही दुखद खबर ये है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ है। हर्षा, क्या हुआ? 3 ये घटनाएं हुई हैं, क्या जानकारी मिल रही है इस पर? बहुत ही दुखद घटना है और आप जानते हैं कि कोटा में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जिस तरह से कंपटीशन रहता है ये इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स का, वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन इसमें जो केस हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि 2 मेडिकल की तैयारी कर रहे थे और एक बच्चा जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, और जो बिहार के जो 2 बच्चे हैं वो एक दूसरे के जानकार थे और एक हॉस्टल में रहते थे। तीसरा जो बच्चा था वो मध्य प्रदेश का था, उसकी अलग घटनास्थल पे ये बात हुई है। सुसाइड नोट कहीं पे भी नहीं मिला है और उनके फ्रेंड्स का आपने सुना, 1-2 बयान सुने थे तो कि वो ज्यादा स्ट्रेस में थे या कुछ उन्होंने कहा नहीं है। तो फिलहाल पुलिस यही मान के चल रही है, क्योंकि कोटा में एक तरह से इसका दुखद इतिहास रहा है, तो पुलिस ये मान के चल रही है कि ये जो स्ट्रेस की वजह से ये हुआ है। कभी कभी पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं कि कोई चीजें बेच के जमीन गिरवी रख के बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और फिर वो उनके माइंड में प्ले करता रहता है, जो कभी कभी इस तरह से उनके एक्शंस को अंजाम देता है। तो फिलहाल ये प्रिलिमिनरी घटना है, आज सुबह की ही घटना है ये। तो पेरेंट्स अभी तक पहुंचे नहीं हैं और अभी भी जो शव है वो मॉर्चरी में ही है। जी हर्षा, जानकारी के लिए आप नज़र बनाए रखें इस पूरे मामले में। तो 3 बच्चों ने अलग अलग जगहों पर खुदकुशी कर ली है कोटा में, और 2 इसमें किस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र थे। देश की बात में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे कर्नाटक। वहाँ पर बात करेंगे सलाम आरती की। टीपू सुल्तान के दौर से चली आ रही इस परंपरा को क्यों रोका जा रहा है, बताएंगे। कर्नाटक के मंदिरों में अब जल्द ही सलाम आरती बंद हो जाएगी और ये संध्या नमस्कार के नाम से जानी जाएगी। राज्य के कई मंदिरों में टीपू सुल्तान के शासनकाल से ही सलाम आरती की परंपरा चल रही थी, जिसका दक्षिणपंथी संगठन लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं।
मशाल सलामी, जिसे सलाम आरती के नाम से भी जाना जाता है, अब बंद हो जाएगी। राज्य धार्मिक परिषद ने ये फैसला लिया है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन काफी समय से इस आरती का विरोध कर रहे थे, जिसकी शुरुआत करीब 250 साल पहले टीपू सुल्तान के दौर में हुई थी। राज्य धार्मिक परिषद ने निर्णय लिया है कि अब से किसी भी मंदिर में सलाम आरती के रूप में इसका अभ्यास नहीं किया जाएगा। सलाम आरती को दीपा नमस्कार, संध्या नमस्कार, दिवातके नमस्कार के रूप में बदल दिया जाएगा। इतिहासकारों के मुताबिक सलाम आरती की शुरुआत टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके सम्मान में कोल्लूरू मूकांबिके मंदिर से हुई थी। इसके बाद सलाम आरती की परंपरा टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना के आसपास और फिर उनके अधीन राज्य के सभी मंदिरों में शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। सलाम आरती इज नॉट इन द नेम ऑफ सलाम आरती टीपू सुल्तान के नाम से नहीं है, इसका संबंध कल्लूर माँ देवी से है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध जीतने के बाद टीपू सुल्तान जब वापस लौट रहे थे, तब कल्लूर माँ देवी के सम्मान में उन्होंने सलाम आरती की शुरुआत मंदिरों में करवाई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही थी। सलाम मंगल आरती ईरानी टीपू के नाम से नहीं है, इसका नाम बदलने का फैसला स्थानीय हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत कर रही है। सदियों पुरानी परंपरा बदलने जा रही है। सलाम आरती का नाम बदलने का फैसला राज्य की धार्मिक परिषद ने लिया है। ऐसे में इंतजार नोटिफिकेशन का है, जिसके बाद सलाम आरती का नाम बदल दिया जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शख्स के साथ ठगी का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। पीड़ित के मोबाइल फोन पर कुछ कॉल्स आए और उसके कंपनी के अकाउंट से बिना कोई ओटीपी बताए 50 लाख रुपए निकल गए। एक रिपोर्ट। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ जालसाजी का अनोखा मामला सामने आया, जब उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, वो भी तब जब उन्होंने किसी से ओटीपी तक साझा नहीं किया। हमारे करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी को किसी चीज़ का ओटीपी शेयर नहीं किया। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शंस फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। दरअसल ये मामला 13 नवंबर का है, जब पीड़ित अपने घर पर थे। शाम 7 बजे से 8:44 के बीच उनके मोबाइल पर कई कॉल आए। उन्होंने कुछ कॉल उठाए, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच उनके बैंक से लगातार पैसे की निकासी के मैसेज आने लगे और महज कुछ ही समय में आरटीजीएस के जरिए उनकी एजेंसी के करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, जबकि उन्हें कोई ओटीपी तक नहीं आया था। शमशेर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आईएफएसओ यूनिट मामले की जांच कर रही है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी आईएफएसओ यूनिट है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे ही इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को ओटीपी मिला होगा, लेकिन मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि साइबर ठग जामताड़ा से है और हो सकता है कि ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हो, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले लेता है और आईवीआर कॉल के जरिए ओटीपी सुनकर पैसे निकाल लेता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।